जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये देखिए कितनी जबरदस्त कोट बोली गई है कि व्हेन यू आर गिविंग अप समवन इज स्टिल गोइंग। जब आप गिव अप कर रहे हो, जब आप जो भी आप अचीव करना चाह रहे थे वो आप छोड़ रहे हो, कोई और उसके पीछे लगा हुआ है और वो हासिल कर लेगा। और इसी तरीके से एक और चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि बहुत सारे लोगों का ये बोलना होता है कि जो टाइम टेबल वो बना रहे हैं वो उनसे फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यही चीज़ उस पर भी लागू होती है कि आप आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोई और उसका टाइम टेबल फॉलो कर रहा है और वो आपसे आगे निकल जाएगा और वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। देखिए फेलियर जो है ये इसकी निशानी है कि आप कुछ बड़ा ट्राई कर रहे हो, कुछ नया ट्राई कर रहे हो, बहुत कम लोगों की चीज़ कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको पूरी तरीके से वो राह जो है वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए फेलियर जो है वो आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। लेकिन फेलियर को कंप्लीट एब्सोल्यूट फेलियर मानकर ज़िंदगी में गिव अप कर देना, ये एक खास फेलियर की निशानी है। इसीलिए आप उस फेलियर से सीखिए, क्योंकि फेलियर से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। इसे फेलियर से सीखिए और फिर आगे ज़िंदगी में जो भी आपको अचीव करना है वो आप आसानी से अचीव कर सकते हो। तो आइए आज 21 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि कल गणपति बैठ रहे हैं, गणेश जी बैठ रहे हैं, और इसीलिए कल जो वीडियो है वो नहीं आ पाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो सैटरडे का वीडियो है वो मैं संडे को अपलोड कर दूं। ठीक है। तो यहाँ पर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पीडीएफ है उसके लिए आप टेलीग्राम जो है उस पर फॉलो कीजिए। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो टाइम है नोट्स का वो बचेगा। और उसी के साथ साथ एक नया चैनल शुरू किया गया है टेलीग्राम पर ही, एमएम एकेडमी नाम से। एमएम एकेडमी नाम से शुरू किया गया है और हमारा जो एमएम एकेडमी का जो लोगो है वही लोगो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। उसमें बहुत सारे क्विजेस हम डाल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक जीके है, वो भी एमएम एकेडमी पर अपलोड किया गया है। तो उसी के सिलसिले में आपको बहुत सारे जो क्विज है वो भी देखने को मिलेंगे, तो आप क्विज भी एंजॉय कर सकते हो। जितने भी कोर्सेज है उस पर आपको एमसीक्यूज दिखाई देंगे, 10 से ज़्यादा एमसीक्यूज रोज उस पर जाते हैं। उसी के साथ कौन बनेगा आया सीरीज आपको देखने को मिल रही है एमएम एकेडमी ऐप पर। तो करंट अफेयर का भरमार आपको देखने को मिलेगा। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। तो ये जो प्लेस है, ये प्लेस को आइडेंटिफाई आपको करना है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर आपको वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं। तो कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कोरोना इलेक्शन के बारे में बात की गई है। कोरोना इलेक्शन आप सभी को पता है कि बिहार जो है वहाँ पर इलेक्शंस आने वाले हैं। और बिहार में इलेक्शंस जो है वो कैसे आने वाले हैं, कौन से टाइम पर आने वाले हैं, जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए उसी सिलसिले में यहाँ पर बात की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने फाइनली निर्णय लिया है कि बिहार जो है वहाँ पर इलेक्शन हम करेंगे डिस्पाइट ऑफ कोरोना वायरस। तो अब देखना होगा किस तरीके से ये होता है। तो इसके सिलसिले में काफ़ी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन है वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके रिगार्डिंग आपको पता रहना चाहिए। उसी के साथ साथ कौन सा आर्टिकल होता है वो आपको पता रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है। और उसी के साथ साथ इसमें हमें कौन देखने को मिलता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। अभी फिलहाल के टाइम पर दो है। उसी के साथ साथ जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ख़ास चीज़ जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है या बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को पढ़ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका रिमूवल होता है सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका रिमूवल होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन और एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका रिमूवल होता है एज दैट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कौन से ग्राउंड पर, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। फिर उसके बाद जो किसी भी अगर हाउस में रिजोल्यूशन जाता है उनके रिमूवल का, तो फिर यहाँ पर जो स्पीकर है मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो तय करेंगे। और फिर उसके बाद 3 लोगों की कमेटी जो है बिठाई जाएगी। फिर 3 लोगों की कमेटी देखेगी कि सही में मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी हुआ है नहीं, और अगर हुआ है तो फिर दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए। और फिर पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो उनको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से पूरी रिमूवल प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये पार्लियामेंट की इलेक्शन तो करते ही है, उसी के साथ प्रेसिडेंट के भी करते हैं, उसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट, उसी के साथ साथ जो स्टेट असेंबलीज है उनके भी इलेक्शन करते हैं।
फिर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किसके करता है, तो जो लोकल बॉडीज होती है उसके करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हमें 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखने को मिलता है, मतलब कि पंचायती राज और उसी के साथ साथ म्यूनसिपालिटीज, मतलब कि 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में दे दी है। और भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है, यहाँ पर विलेजेस, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है, रूरल इकोनॉमी के। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड है, दोनों को साथ में हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमें ये जो आर्टिकल्स है वो देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं, तो चाइना ट्विस्ट इन टिस्टा चैलेंज, तो यहाँ पर जो टिस्टा रिवर है उसके रिगार्डिंग बात की गई है, तो ये भी हम देखेंगे। इंडिया का ऑनलाइन फार्मेसी मार्केट किस तरीके से रन हो रहा है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल बात कर रहा है, देखेंगे। गुजरात जो है वो 100 मीटर टॉल बिल्डिंग अलाउ कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। जो अर्थक्वेक है उसके रिगार्डिंग में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर एक आपको कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है उसका एक एमसीक्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन फार्मा मार्केट है, ठीक है, तो इसके सिलसिले में उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक आर्टिकल आ रहा है न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें बात किया की जा रही है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसे इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जो वेजेस है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हो रही है, तो उसी सिलसिले में एक यहाँ पर हमें ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल 2020 ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो हमारी चलती है एक्सक्लूसिवली ऑन दी एम एकेडमी ऐप। तो करंट अफेयर अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है न्यूज़पेपर, और ये जो है सफिशिएंट है क्योंकि इसमें हम एआईआर पीआईबी सभी तरीके के एमसीक्यूज के थ्रू हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पर ये आपको 2020 के लिए भी काम आएगा एग्जाम के, और 2021 की जो एग्जाम है उसके लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक नई टर्म हमें देखने को मिल रही है फ्लोर वेज के बारे में। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है कि ड्राफ्ट कोड जो है इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज। तो यहाँ पर हिंदी में भी जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो इसीलिए आप कौन बनेगा इस सीरीज जो है ज़रूर फॉलो कीजिए एमएम एकेडमी ऐप पर। ये करंट अफेयर का मतलब आप समझ लीजिए मेला है, ठीक है। इतने सारे करंट अफेयर और इतने वास्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ड्राफ्ट कोड जो इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज। फ्लोर वेज मतलब क्या होता है? फ्लोर वेज, फ्लोर मतलब क्या है? एकदम बेस, है ना। फ्लोर मतलब क्या होता है? बेस, जिस पर हम चल रहे हैं, मतलब उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। अगर फ्लोर ना हो तो फिर है ही नहीं कुछ। तो फ्लोर वेज का बेसिक मतलब क्या होता है कि एकदम न्यूनतम, एकदम कम से कम वेज, ठीक है, इससे नीचे आप दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लोर वेज जो है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा है मिनिमम वेजेस जो है फिक्स नहीं किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिलो दी फ्लोर वेज। फ्लोर वेज के नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो वेजेस, मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स कर ही नहीं सकती है, इससे ऊपर ही उनको फिक्स करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बोला गया है। तो अब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। जवाब इसका हमें सी देखने को मिलता है। अब फ्लोर वेज जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्लोर वेज क्या है मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर फ्लोर वेज सेट कौन करता है? तो फ्लोर वेज जो है सेट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनके द्वारा किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। फ्लोर वेज मतलब क्या है? एकदम ही मिनिमम। अब क्या है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास अलग अलग पैसा है, तो उसके हिसाब से जो मिनिमम वेजेस है वो फिक्स कर सकते हैं। अगर महाराष्ट्र है तो ज़्यादा कैपेबल है तो फिक्स करेगा फॉर से 200 रुपये, और गुजरात है वो फिक्स करेगा फॉर से 200 रुपये, उत्तर प्रदेश है वो फिक्स करेगा फॉर से 100 रुपीज़, ठीक है। अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो फिक्स करेगा 50 रुपये, तो वो उनके हिसाब से फिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फ्लोर वेज फिक्स कर देगा। फ्लोर वेज मतलब इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते हो, मतलब कि 50 रुपये अगर फिक्स कर रहे हैं तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इससे नीचे जा ही नहीं सकती है। भले ही फिर वो कितनी भी अगर उनके पास पैसा ना हो, लेकिन फिर भी मिनिमम वेजेस वो इससे कम जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है फ्लोर वेज जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा है फ्लोर वेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। और तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्लोर वेज के नीचे नहीं रख सकती है मिनिमम वेजेस, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब एमएम एकेडमी ऐप जो है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, या फिर आप सीधा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, पिन की भी, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ पर वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, पॉलिटी बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, एथिक्स बोलिए, बाकी भी बहुत सारे इकोनॉमी वगैरह कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं। पूरा हब रहने वाला है और क्वालिटी एजुकेशन, इसलिए किंगडम ऑफ क्वालिटी कंटेंट कहा जाता है।
और उसी के साथ साथ एकदम कम से कम इन्वेस्टमेंट पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, जहाँ पर आपको जो कौन बनेगा इस सीरीज़ के थ्रू जो करंट अफेयर है वो भी हो रहा है, और स्टैटिक जीके का जो कोर्स है वो भी चल रहा है। स्टैटिक जीके का कोर्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर पहले आर्टिकल पर आते हैं। गुजरात जो है वो क्यों अलाउ कर रहा है बिल्डिंग्स ऑफ 100 मीटर टॉल, और बिल्ड करने के लिए क्या लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गुजरात गवर्नमेंट जो है उन्होंने इनिशिएट किया है टू प्लान टू अलाउ द बिल्डिंग ऑफ 100 मीटर हाई, ठीक है, 5 सिटीज़ में, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नए चैप्टर जो हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 2017, इसमें पब्लिक सजेशन जो है वो ला रहे हैं। ऑब्जेक्शन अगर किसी को है तो विद इन 60 डेज यहाँ पर वो ला सकते हैं। अब इसकी न्यूज़ क्यों बन रही है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब ठीक है यार बना रहे हैं, हमें तो बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो देखने को मिलती है, तो फिर गुजरात में अगर बन रही है तो प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पर रीज़न क्या है, सबसे पहले तो रीज़न हम जान लेते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है ये बनाने को दिए जा रहे हैं। तो 3 बेसिक कारण हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो है कि यहाँ पर आइकॉनिक बिल्डिंग सिटीज़ जो है, आइकॉनिक बिल्डिंग्स जो है सिटीज़ में वो अट्रैक्ट की जा सके कि हाँ ये सिटीज़ में जाते हैं, यहाँ पर हमें बड़े बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलती है, तो इस तरीके का एक अट्रैक्शन जो है वो बन जाए। तो उसके लिए अब यहाँ पर जब अट्रैक्शन बनेगा तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो भी हो सकता है, और इसी के चलते जो रिटर्न्स है हाईएस्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पर एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए भी ये चीज़ की जा रही है। और तीसरी है कि जब हम हॉरिजॉन्टल इस पर बिल्डिंग्स बनाते हैं तो एरिया ज़्यादा लगता है, एरिया ज़्यादा लगता है तो वहाँ पर क्या होगा, जो प्राइजेस है, एक्सपेंसेस है, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही है आजकल ज़मीनें। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह ना बढ़ाओ तो ऊपर साइड बढ़ाओ, है ना। मुंबई में जो चलता है कि अब जगह ही नहीं है यहाँ बढ़ाने के लिए तो ऊपर बढ़ाते चलो 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 चलो। तो ये 3 जो कारण है वो हमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह स्पेसिफिकली हमें आंसर राइटिंग जो है वो भी करना होता है। जब भी हम आंसर्स लिख रहे हैं तो स्पेसिफिक पॉइंट वाइज जब हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं रादर देन कचरा भरते जाना। अब यहाँ पर करंट हाइट रिस्ट्रिक्शन जब हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, लिमिट जो है 45 मीटर ड्यूरिंग 2001 कच्छ अर्थक्वेक। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम गुजरात देखते हैं तो वहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन रीजन हमें वो देखने को मिलता है। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन की भी हम बात करेंगे और उसी के साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। फिर उसके बाद जब 2001 का यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिला 45 मीटर थी, फिर उसे रेस किया गया 70 मीटर 2017 में। नई पॉलिसी जो है अब यहाँ पर एटलीस्ट 30 मीटर वाइड प्लॉट जो है वो रहना चाहिए और हैव एन एयरपोर्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये भी चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। अब यहाँ पर जहाँ अर्थक्वेक की बात करते हैं तो देखिए अर्थक्वेक जो है वो अलग अलग कारणों की वजह से आ सकता है। बेसिकली आता क्यों है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। टेक्टोनिक प्लेट जो है वो उसकी मूवमेंट होती है और उसकी वजह से आता है। ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या होता है, जो हमारी प्लेट्स है, ज़मीन है, वो मूव हो रही है, कंटिन्यूसली मूव हो रही है। तो यहाँ पर प्लेट जो है अगर इस तरीके से सबडक्ट हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जमीन हल रही है, किसी भी तरीके से अगर जमीन हलती है तो हमें अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिलता है। तो अर्थक्वेक अगर हम बेसिक फिनोमिना देखें तो यहाँ पर प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है। तो इस तरीके की अगर मूवमेंट हो, इस तरीके की अगर मूवमेंट हो, कॉम्प्रेशन हो, है ना, उसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म अगर हो, मतलब दो प्लेट जो है वो ऐसी, इधर प्लेट एक जा रही है, इधर प्लेट एक जा रही है, दोनों का घर्षण हो जाए, वहां पर भी होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर इस तरीके से थ्रस्ट होता है, एक के ऊपर एक ही चल जाती है, तो भी हमें अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अर्थक्वेक होता है और उसकी अलग अलग इंटेंसिटीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये एमपीएससी की अगर हम एग्जाम देखें तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, फोकस क्या होता है। तो यहाँ पर फोकस जो है, जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हो रहा है वो होता है फोकस, और जस्ट उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो हमें देखने को मिलता है पॉइंट सरफेस पर, वो होता है एपिसेंटर। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो ज़मीन क्रैक हो रही है उसे हम कहते हैं फॉल्ट स्क्रैप, और फिर इस तरह वेव्स जो है वो जाती है अर्थक्वेक की, और फिर यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर प्लेट्स है और कितना हमें जो फायर जोन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके का है, रिंग ऑफ फायर, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर है, कौन से ओशन में है, ये आपको पूछा जाता है। तो ये अलग अलग प्लेट्स है, पैसिफिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स। अब यहाँ पर जब हम इफेक्ट देखते हैं अर्थक्वेक का, तो अर्थक्वेक जो है नेचुरल हजार्ड है, और कौन कौन सी चीज़ें होती है, इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये कभी कभार क्या होता है, डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि नीचे देखे में से कौन कौन से इफेक्ट्स है अर्थक्वेक के। तो इसमें आएगा ग्राउंड शेकिंग,
डिफरेंशियल, ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड्स, फायर्स, ग्राउंड लर्चिंग, एवलेंचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये सारी चीजें जो है सुनामी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिस्मिक जोन की, ठीक है। सिस्मिक जोन अगर हम देखते हैं तो हमें जोन कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जोन 2, 3, 4 एंड 5। देखिए जोन नंबर्स में अगर देखा जाए तो 5 है, लेकिन अगर उस तरीके से देखा जाए तो 4 ही हमारे पास जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब फर्स्ट जोन है ही नहीं। फर्स्ट जोन क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ मतलब अर्थक्वेक अगर आता भी है तो फिर पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है कि उसे रखा ही नहीं गया है, जोन 2 से रखा गया है। ये होता है लो रिस्क जोन, ठीक है। ये होता है मॉडरेट रिस्क जोन, फिर उसके बाद ये होता है हाई रिस्क जोन और वेरी हाई रिस्क जोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेरी हाई रिस्क जोन है, यहाँ पर आप कुछ देखिए वेरी हाई रिस्क जोन है, यहाँ पर ये गुजरात का रीजन आप देखिए वेरी हाई रिस्क जोन है ना। और बाकी आप यहाँ पर मुंबई साइड में देखिए, यहाँ पर दिल्ली का साइड देखिए, तो ये हमें हाई रिस्क जोन जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिर ये वाला अगर हम एरिया देखें, मतलब ये जो विदर्भ साइड का रीजन है ना, उसी के साथ साथ यहाँ पर ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन देखो, तो ये एकदम ही लो रिस्क जोन में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो रीजन है ना, ये भी रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अर्थक्वेक रिलेटेड कंसर्न जो है, अहमदनगर, गांधीनगर, ये फॉल्ट से काफ़ी दूर है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर ज़्यादा फॉल्ट है, जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है कि अर्थक्वेक आ सकता है, वहाँ पर एक फ्लोर से ज़्यादा बनाना अलाउड नहीं है। ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर चीज़ें बनती है, जो भी बिल्डिंग्स बन रही है, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बनना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। जहाँ पर सिस्टमेटिकली एक्टिव जोन होते हैं वहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन जो है उसकी गाइडलाइन सेट की गई है कि इतना ही आपको रखना पड़ेगा, ऐसा ही आपको रखना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं ऑनलाइन फार्मेसी स्पेस, ये किस तरीके से रेगुलेट की जाती है। अब ऑनलाइन फार्मा किस तरीके से काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। इंडिया का ऑनलाइन फार्मेसी मार्केट जो है, 2 सिग्निफिकेंट मर्जर देखने को मिले हैं, एक्विजिशन डील्स देखने को मिली है। रिलायंस रिटेल जो है उसने मेजोरिटी स्टेक लिए हैं चेन्नई बेस्ड ई फार्मेसी नेटमेट्स में। और फार्म इजी जो है वो यहाँ पर मर्ज हो रहा है विद स्मॉलर राइवल मेड लाइफ, और उसी के साथ लॉन्च कर रहा है ऑफ ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन्स ऑनलाइन ड्रग डिलीवरी सर्विस। तो इस तरीके से मर्जर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक्विजिशंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मर्ज मतलब क्या होता है कि ये दो है, ये एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं। एक्विजिशन मतलब क्या होता है, एक बड़ी है, इसने छोटी इसको एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन फार्मा स्पेस, यहाँ पर कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है कि देखिए ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कोविड है उसकी वजह से ऑनलाइन फार्मा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पहले से देखें तो काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा था। और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि 2023 तक 2.7 बिलियंस का ये हो सकता है, मतलब काफ़ी बड़ा जो है ये हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है इंडियन फार्मा की। और जो चैलेंजेस अभी फेस किए जा रहे हैं फिजिकल फार्मास के द्वारा, तो ये ऑनलाइन इसमें इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, इसका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब देखिए ई फार्मा जो है ये 3 मॉडल पे ऑपरेट करता है। पहला तो है मार्केट प्लेस मॉडल, दूसरा है इन्वेंटरी लेड हाइब्रिड मॉडल, और तीसरा है फ्रेंचाइज लेड हाइब्रिड मॉडल। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, देखिए जब हम ई मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो उसमें मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है। मार्केट प्लेस मॉडल जैसे कि जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो काम करते हैं। फॉर से कि एक कोई इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, इसको अपनी कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है। अब आप फर्ज कीजिए कि इसको अपनी एक किताब जो है वो बेचनी है। अब यहाँ पर दूर दरार में ये है महाराष्ट्र का और ये है दिल्ली का। अब यहाँ पर एक इंसान है, इसको वो किताब की ज़रूरत है, लेकिन ये वहाँ पर बेच पाएगा क्या, नहीं बेच पाएगा। क्यों नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ये कौन, मतलब यहाँ पर थोड़ी जाएगा, वो महाराष्ट्र में थोड़ी जाएगा और फिर खरीदेगा, फिर वापस अपने दिल्ली में जाएगा, या फिर ये महाराष्ट्र से दिल्ली में जाएगा, उसे बेचेगा और फिर वापस आ जाएगा। ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए क्या हो रहा है कि अगर एक बीच में मीडिएटर आ जाता है कि ये इंसान ने क्या किया, अपनी किताब जो है इस पर डाल दी और फिर इसने इस पर सर्च किया, इसको किताब मिल गई और वो ख़रीद ली। यही हम करते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो इंसान है जिसको बेचना है वो उस पर अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, जिसको ख़रीदना है उससे वो सर्च करता है और फिर वो ख़रीद लेता है ना। इसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल। दूसरा होता है इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल। इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल का मतलब क्या होता है कि फॉर से कि यहाँ पर एक कोई कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। फॉर से कि ज़ारा है, ज़ारा के अपने कुछ कपड़े हैं, ठीक है, उसके खुद का ब्रांड है।
अब उसने क्या किया कि यहाँ पर खुद की अपनी वेबसाइट जो है वो बना ली। अब यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इस पर ज़ारा के अलावा कुछ रहेगा क्या? नहीं, यहाँ पर सिर्फ ज़ारा के जो कपड़े हैं वही बेचे जाएंगे। जिसको ज़ारा के कपड़े खरीदना है वही सिर्फ इस वेबसाइट पर आएगा। इसे हम कहते हैं इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल। ठीक है, मतलब क्या है कि जिसका कंपनी है उसी की वेबसाइट रहती है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट की कोई चीज़ें हैं क्या? नहीं, है ना, ये सभी की चीज़ें बेच रहा है। ये एक मतलब सभी के लिए एक मॉल टाइप का है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पर्टिकुलर वही ब्रांड जो है वो बेचा जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल। तो मार्केट प्लेस मॉडल मतलब क्या है? ई फार्मा के लिए कि सभी अलग अलग जो दवाएं हैं वहाँ पर बेची जाएगी। इन्वेंटरी मतलब पर्टिकुलर इसकी बेची जाएगी। हाइब्रिड मॉडल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर फ्रेंचाइज, अगर किसी की फ्रेंचाइज जो है वो ली जाती है तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आसान शब्दों में मैंने आपको बताया, दोनों जो मॉडल्स है वो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब रूल्स अगर हम देखें तो देखिए प्रॉपर रूल जो है गवर्निंग के वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम ऑनलाइन इसका देखें तो काफ़ी चैलेंजेस जो है ट्रेडिशनल रिटेलर्स फेस करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट 85% कंट्री का टोटल फार्मास्यूटिकल सेल्स जो है ये ट्रेडिशनल रिटेलर से देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस किए जा रहे हैं। अब देखिए यूएसए में अगर आप देखो तो यूएसए में कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग हैं जो 85 to 90% जो है वो उनके पास है। मतलब आप समझ लीजिए 2 से 3 जो फार्मा कंपनीज है उनके पास ज़्यादा शेयर है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ में सब कुछ है। तो यहाँ पर प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ऑनलाइन के लिए ना रहने की वजह से, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स है वो इतने प्रॉब्लम्स फेस करने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन इस पर ज़्यादा शिफ्ट होने की, स्विच होने की बातें की जा रही है। अब इसमें क्या होता है, इंडिया का ड्रग रेगुलेशन अगर देखें तो उसमें लाइसेंस जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए अमेजोन जो है उसके बाद लाइसेंस पर्टिकुलरली ना रहने की वजह से कुछ जगहों पर वो अपनी चीज़ें जो है वो नहीं बेच पा रहा है। अब यहाँ पर क्लियर रेगुलेशंस ना रहने की वजह से ऑनलाइन फार्मेसीज जो है वो यहाँ पर मार्केट प्लेस पर ऑपरेट कर रही है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पर आओ भैया हमारा मार्केट है, कोई भी आओ, कोई भी यहाँ पर बेचकर चला जाओ। ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें तो यहाँ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, उसी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, न्यूरोटिक ड्रग, ये सारे एक्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से है? पहली चीज़ ये है कि ऑनलाइन इस पर जो मर्जर हुए हैं, आपको कोई कोई ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में डायरेक्ट मर्जर पूछे जा सकते हैं। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि मार्केट बेस्ड मॉडल इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में डिफरेंस क्या है। और तीसरा हमें देखने को मिलता है कि ऑनलाइन इसमें रेगुलेशन जो है कौन कौन से एक्ट के तहत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी के साथ ही यहाँ पर ई फार्मेसीज जो है उसको डिफाइन करने के लिए भी प्रपोज किया जा रहा है, किस तरीके से वो सेल करेगा, किस तरीके से मेडिसिन को स्टॉक करेगा। तो ये अगर हम देखें तो स्पेसिफाइड किया गया है शेड्यूल 10 में कि नहीं तो क्या होगा कि लोग जो है वो सीधा ऑनलाइन इससे अगर उनको मिल रही है, जो यहाँ पर क्या होता है, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं जैसे कि कफ सायरप हो गया, ये सब हो गया, तो वो लेते जा रहे हैं, चलो मंगा लो, ये कर लो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी रेगुलेशंस इसकी ज़रूरी होती है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर फंडामेंटली यहाँ पर लेबर मार्केट जो है उसे रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो जब एड्रेस कर रहे थे सीआईआई को, एनुअल मीटिंग को, तो उन्होंने यहाँ पर अर्ज किया कि हमें यहाँ पर बड़ा सोचना है, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पर जो ग्रोथ है उसके लिए हमें यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेगी, मतलब नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो 85% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में वो इनफॉर्मल सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर आपको पता होगा। फॉर्मल सेक्टर के बारे में ही जो सरकार है उसको इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सैलरी स्लिप, उसी के साथ साथ सब कुछ प्रॉपर होता है। यहाँ पर इनफॉर्मल बोला जाए तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही सैलरी नहीं या फिर सोशल सिक्योरिटी मिलती नहीं है, ये इनफॉर्मल सेक्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए 85% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अगर देखें इंडिया में तो इनफॉर्मल सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर 100 लोग एम्प्लॉयड है उसमें से 85 लोग जो एम्प्लॉयड है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। आप सोचिए, तो यहाँ पर क्या है, अनप्लान्ड नेशनल लॉकडाउन, इसने इकोनॉमिक एक्टिविटी को होल्ड कर दिया है। लाइवलीहुड्स, स्पेशली जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनका लाइवलीहुड यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल पा रहे, सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है ना। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज, यहाँ पर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या है कि सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के लिए होता है कि अगर कोई ऐसी दुविधा आ जाए तो उसमें आपको सैलरी जो है वो प्रोवाइड करते रहना है, आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहना है। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो मेडिकल भी यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ पर है, ये सिर्फ उन तमाम 15% लोगों के लिए है जो कि फॉर्मल सेक्टर में है। लेकिन अभी जो 85% इनफॉर्मल सेक्टर में है उनको कोई सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट पर आ गई, तो 85% लोगों का तो यहाँ पर
दिवालिया निकल गया, है ना, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाना चाहिए, सभी को प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाना चाहिए। जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयड है उनको भी यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो दिया जाना चाहिए, उनको कोई प्रोटेक्शन एट प्रेजेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लेबर स्पेक्ट्रम की तरफ से भी जो इश्यूज है वो एड्रेस किए जाने चाहिए, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन जो है सभी लेबर्स के वो किए जा सके। ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो सभी को मिलना ही चाहिए। लिविंग कंडीशन अगर हम देखें, पहला तो क्या है कि यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं उनकी जो सोशल कंडीशन है वो सही नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ये पहली समस्या है। दूसरा है लिविंग कंडीशन जो है सोसाइटी में, दूसरा चैलेंज है। मतलब क्या है कि यहाँ पर लैंड रेगुलेशंस अगर हम देखें, फ्लोर स्पेस इंडेक्स अगर हम देखें, मतलब FSI जो हम कहते हैं कि कितना रहना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मुंबई में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन पा रही है। फ्लोर टू स्पेस मतलब क्या होता है, स्पेस जितना है उसके हिसाब से तुम ऊपर फ्लोर कितना बांध सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो क्वालिटी है हाउसिंग की वो रिड्यूस हो जाती है, जो रेंट है वो रिड्यूस हो जाता है बहुत सारी सिटीज़ में। और इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पर डेवलपमेंटल फैसिलिटीज़ जो है वो इतनी नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ कम होती जा रही है क्योंकि स्कोप जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, मतलब जो सिटीज़ है वहाँ से अपने अपने गाँव में सब लोग जा रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन जो है ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर जो स्प्रेडिंग जियोग्राफी है उसकी डेवलपमेंट में हम हाथ भर कर सके। ठीक है, जो पॉलिसीज है हमारे इस तरीके से रहने चाहिए कि अब लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है उस पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। नहीं तो अब तक क्या हो रहा है कि माइग्रेशन हो रहा है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहीं पर खर्च करो। लेकिन अब रिवर्स माइग्रेशन होने की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अब ये छोड़ो यार, ये हो गया, अब यहाँ पर आप इन्वेस्ट करो, यहाँ पर आप डेवलपमेंट करने की कोशिश करो। तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिससे कि जो फार्मर की इनकम डबल करना है 2022 तक, तो वो जो एक सपना है वो यहाँ पर पूरा हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। ईजिएस्ट वे अगर हम देखें तो फार्म इनकम को ग्रो करने का तो कौन कौन सा है, आत्मनिर्भर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को परमिट करना है ना, एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन कर देना, मेजर मीडियम टर्म रिफॉर्म्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उनका, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इंकरेज किया जाना चाहिए इस चीज़ को। यहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग जो है सोर्स के पास, मतलब कि यहाँ पर फार्म से चीज़ें निकली और फिर वो है 200-200 किलोमीटर दूर, तो ले जाने का खर्चा, इससे अच्छा है कि वहीं की वहीं पर अगर बनाया जाए तो प्रोसेसिंग का, तो यहीं से निकला यहीं पर प्रोसेस हो गया, जो भी फ्रूट्स निकले यहीं पर प्रोसेस हो गए और फिर सीधा यहीं से एक्सपोर्ट के लिए चले गए। तो ये क्या होगा, काफ़ी बेटर हो जाएगा, है ना। तो एक रूरल एरिया को भी हम सेमी अर्बन एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा मैसिव स्केल पर चाहिए रहेगी रूरल कनेक्टिविटी के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बना सकता है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस पर्सपेक्टिव से स्लाइड की चीज़ें आप लिख दो कि हम रूरल इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये पॉइंट लिख ही दो आप, खतरनाक मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था फ्लोर वेज के बारे में, तो उस पर यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो करंट मिनिमम वेज जो है फिक्स क्राइटेरिया किया गया है और उसमें हमें देखने को मिलता है कि मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स करने की बात की गई है। तो हम फ्लोर वेज की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोर वेज क्या है, ये एक बेसलाइन वेज है जो मिनिमम वेज के बिलो हमें देखने को मिलता है, उसके बिलो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर सकती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फिक्स किया गया है कि वही से फिक्स कर सकती है फ्लोर वेजेस को। ठीक है, तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशन स्लाइड है जो कौन बनेगा आईएएस सीरीज में हमें देखने को मिलती है। तो कौन बनेगा आईएएस सीरीज में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, एक्सप्लेनेशन स्लाइड जो आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से फायदा पहुंचाएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको मेंस में भी लिखने को काम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है चाइना ट्विस्ट इन टिस्टा चैलेंज। तो यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश जो है वो डिस्कस कर रहा है ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोन फ्रॉम चाइना। चलो भैया, एक और गया, कहाँ गया, कर्जों में। ठीक है, डेब्ट ट्रैप में फंसने की कोशिश जो है वो होती जा रही है। तो ऐसी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो एंगेज्ड है लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। इंडिया और बांग्लादेश जो है लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है वाटर शेयरिंग, तीस्ता जो रिवर है उस पर। ठीक है, बांग्लादेश का डिस्कशन जो है चाइना के साथ वो उस समय पर आ रहा है
कि जहाँ पर स्टैंड ऑफ जो है लद्दाख में चाइना और इंडिया का देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक और अगर बांग्लादेश भी चाइना के साइड चला जाता है तो यहाँ से भी थ्रेट जो है वो आ जाएगा, क्योंकि जब इतना बड़ा लोन ले रहे हैं तो डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है। डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा तो अपनी जो मिलिट्री सिक्योरिटीज़ है वो भी शायद चाइना वहाँ पर भी रख दे, पूरी तरफ से इंडिया को घेरा जा सकता है। तीस्ता रिवर अगर आप देखो ओरिजिनेट होती है हिमालयाज में और सिक्किम से फ्लो होती है, वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है और फिर आसाम, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है, फिर बांग्लादेश में जाती है। जमुना कहा जाता है। मोस्ट यहाँ पर आप देखोगे इश्यूज जो है टू फ्रेंडली नेबर के बीच में इसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। रिवर जो है एंटायर फ्लड प्लेन जो है सिक्किम का वो पूरा कवर करती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल टीस्टा जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता है कि इक्वली यहाँ पर इसका जो यूटिलाइजेशन है हम करें, ऐसा हमें देखने को मिलता है। बांग्लादेश जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसका चाहता है। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 का अग्रीमेंट था कि यहाँ पर जो सरफेस वाटर है वो यहाँ पर शेयर हो सके, लेकिन कुछ हो ना सका। हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी ढाका में विजिट किया था 2015 में। उन्होंने कहा था कि ये जो टीस्टा रिवर है फटाफट सॉल्व किया जाए, लेकिन वो भी हो ना सका। अभी तक जो यहाँ पर अनफिनिश्ड जो प्रोजेक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके सिलसिले में यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। अब टीस्टा रिवर डिस्प्यूट अगर हम देखें शॉर्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहाँ पर आपको पूरा एक समरी जो है वो देखने को मिल रही है। 1972 में जॉइंट रिवर कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था इंडिया के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा इंडो बांग्ला ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में। फिर 1983 में अग्रीमेंट जो है एडहॉक शेयरिंग ऑफ टीस्ता वाटर, ये हमें देखने को मिला। 1984 में यहाँ पर बांग्लादेश का शेयर है इंक्रीज हुआ बेस्ड ऑन द हाइड्रोलॉजिकल डाटा। 1998 में बांग्लादेश जो है टीस्ता बैरेज यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। 2011 में इंटरिम डील जो है वो यहाँ पर 15 साल के लिए रहनी चाहिए थी। इंडिया को 42.5% देना था, बांग्लादेश को 37 टीस्ता रिवर का। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर फेडरल एंगल अगर हम देखें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी पर्सपेक्टिव से, आर्टिकल 253 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को ट्रांसबाउंड्री रिवर वाटर रिलेटेड ट्रीटी जो है उसमें जा सकती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको एग्जाम में आर्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तीस्ता रिवर के बारे में पता चल गया आपको, इसके रिगार्डिंग पता चल गया, काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया के हम टाइज देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 में जो आता है। तो बांग्लादेश जो है वो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट पार्टनरशिप से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। बांग्लादेश जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। बायलैटरल ट्रेड अगर हम देखते हैं स्टेडीली ग्रो हुआ है ओवर द लास्ट डिकेड। इंडिया का एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं बांग्लादेश को तो 9.21 बिलियन डॉलर्स का हमें देखने को मिलता है, और इंपोर्ट अगर हम देखें बांग्लादेश से 1.04 बिलियन डॉलर्स का हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर हमारा सरप्लस चल रहा है। दोनों कंट्रीज जो है वो रेलवेज में कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ साथ इंडिया गिविंग 10 लोकोमोटिव्स टू बांग्लादेश। फर्स्ट ट्रेन जो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट जो रन की थी कार्गो की थ्रू बांग्लादेश टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये हमें देखने को मिली है जुलाई में। और उसी के साथ साथ जो मोदी जी का कॉल था रीजनल इमरजेंसी फंड कोविड-19 को फाइट करने के लिए, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो भी अच्छा खासा बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिला है। तो इस तरीके से जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ वो ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत खट्टे हैं, बहुत खराब है, बहुत बुरे हैं। काफ़ी अच्छे रिलेशन जो है बांग्लादेश के साथ देखने को मिलते हैं। और खासकर अगर हम तीनों पर्सपेक्टिव से देखें, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल बोलिए, सोशल बोलिए, इकोनॉमिक बोलिए, तो इकोनॉमिक इसमें जहाँ पर ज़्यादा हम वेटेज देते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। पॉलिटिकल सिनारियो में देखा जाए तो ठीक ठाक रिलेशंस है। सोशल पर्सपेक्टिव से इतने रिलेशन जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। और वही अगर हम ये भी देखें जो हमारा आर्टिकल 370 का था, उसी के साथ साथ जो एनआरसी का था आसाम में जो चल रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा था, जो बांग्लादेश उनकी तरफ से यही आया था, न्यूट्रल हम स्टांस बोल सकते हैं कि यहाँ पर 370 एनआरसी उनका इंटरनल मसला है, लेकिन ये इतना नेसेसरी नहीं था 370। तो ऐसा बांग्लादेश की तरफ से मतलब न्यूट्रल स्टांस है, ऐसा नहीं कि पूरा अपोज में अगेंस्ट में बोल रहे हैं, अनलाइक अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर रिलेशन जो है बांग्लादेश और चाइना के वो किस तरीके से रहे हैं, तो चाइना जो है बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश का, ठीक है। और उसी के साथ साथ ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में 18 बिलियन डॉलर्स का देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रिसेंटली चाइना जो है उसने जीरो ड्यूटी जो है 97% ऑफ इम्पोर्ट जो है बांग्लादेश पर वहाँ पर लगाया है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है बांग्लादेश को हो रहा है। तो इसलिए अब हो सकता है कि बांग्लादेश जो है वो थोड़ा स्विच करे अपना स्टांस चाइना की तरफ, तो ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी करना क्या होगा, हमें यहाँ पर बांग्लादेश जो है
उसके साथ रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। जो भी यहाँ पर चीज़ें पेंडिंग चल रही है उन्हें जल्द से जल्द सॉर्ट करना होगा, जिससे कि हमारा जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ फिर से पकड़ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से इंडो बांग्ला ट्रेड जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर चाइना और बांग्लादेश डिफेंस टाइज अगर हम देखें तो डिफेंस टाइज जो है चाइना के सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इंडिया के जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज है चाइना के साथ, चाइना जो है बिगेस्ट आर्म सप्लायर है बांग्लादेश को, तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेपन्स जो है वो चाइनीज़ की तरफ से आते हैं बांग्लादेश को, और सबमरीन जो है चाइना से वो भी रिसेंटली बांग्लादेश परचेस किया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चाइना के साथ जो रिलेशन है बांग्लादेश के वो भी यहाँ पर स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये कंसर्न का मुद्दा जो है इंडिया के लिए बन सकता है। अब यहाँ पर हम मैप बेस्ड इस पर आते हैं, तो जवाब जो है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर एमएम एकेडमी ऐप जो है वो फॉलो ज़रूर कीजिए, आप उसको सब्सक्राइब, उसको जो डाउनलोड है वो ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिले अलग अलग कोर्सेज़ के मामले में। तो ये हमारे वीडियो का एंड, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कल जो है वीडियो नहीं आ पाएगा, तो कल का वीडियो मैं संडे को अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।